स्वागत। आज हम औद्योगिकरण के दौर की गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों की कहानी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये तो ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में तकनीक, व्यापार और लोगों की जिंदगी में बहुत गहरे उलझे हुए बदलावों का दौर था। और जैसा कि आपने कहा, ये हमेशा सीधी लकीर में नहीं हुआ। कुछ तस्वीरें हैं ना, जैसे वो नई सदी का उदय या दो जादूगर। हाँ, वो तस्वीरें वो तो दिखाती हैं जैसे बस तरक्की ही तरक्की हुई, तकनीक की जीत हो गई, अलादीन का चिराग और आधुनिक मैकेनिक, है ना? सही, पर असल कहानी तो ज्यादा पेचीदा है। तो आज इसी को खंगालते हैं। इंग्लैंड में फैक्ट्री आने से पहले क्या था, जिसे वो कहते हैं आदि औद्योगिकरण। हाँ, आदि औद्योगिकरण। ये इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री लगने से पहले की बात है। समझ लीजिए 17वीं 18वीं सदी। शहरों में क्या था कि गिल्ड्स का बड़ा कंट्रोल था। गिल्ड्स मतलब कारीगरों के संगठन। हाँ, वही। तो नए व्यापारियों के लिए शहरों में घुसना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने गांव का रुख किया। अच्छा, तो वो किसानों और कारीगरों से उनके घरों पर ही काम करवाने लगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। बिल्कुल, उत्पादन घरों में फैला हुआ था, किसी एक फैक्ट्री में नहीं, पूरा परिवार लगा रहता था। यही था आदि औद्योगिकरण। और फिर आई फैक्ट्रियां। हाँ, धीरे धीरे 1730 के दशक से शुरू हुआ, पर असली तेजी आई 18वीं सदी के आखिर में, खासकर कपास उद्योग के साथ। रिचर्ड आर्कराइट ने वो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी ना। हाँ, जिससे सब कुछ एक छत के नीचे आ गया। मजदूरों पर नजर रखना, क्वालिटी कंट्रोल करना आसान हो गया होगा। सही, लेकिन ये बदलाव बहुत तेज नहीं था। ऐसा नहीं कि रातों रात सब बदल गया। अच्छा, क्यों? तकनीक तो आ रही थी, जैसे वो जेम्स वॉट का भाप का इंजन। हाँ, पर देखिए, नई तकनीक एक तो महंगी बहुत थी, फिर मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी, उनकी मरम्मत भी महंगी। वॉट के इंजन को भी उद्योगपतियों ने अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई शुरू में। और शायद मजदूर आसानी से मिल जाते थे। ये बहुत बड़ा कारण था। ब्रिटेन में मजदूरों की कमी नहीं थी, तो हाथ से काम करवाना अक्सर सस्ता पड़ता था। मशीन लगाने का खर्चा क्यों उठाएं? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब नई मशीनें आने के बाद भी हाथ का काम काफी चलता रहा। हाँ बिल्कुल, कई उद्योगों में तो बहुत चलता रहा। जैसे जहां काम मौसम के हिसाब से होता था, गैस घर, शराब खाने, बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत, लोडिंग अनलोडिंग। वहां तो जरूरत घटती बढ़ती रहती होगी। हाँ, और फिर बारीक काम, खास डिजाइन वाली चीजें, जैसे मैंने पढ़ा 500 तरह के हथौड़े बनते थे, 45 तरह की कुल्हाड़ियां, ये सब तो हाथ से ही बनता था। मशीनें ये विविधता नहीं ला सकती थीं। और शायद अमीरों को हाथ की बनी चीजें ज्यादा पसंद भी आती होंगी। एक स्टेटस सिंबल की तरह। बिल्कुल, वो हाथ की बनी चीजों को कारीगरी और नफासत का प्रतीक मानते थे। और इन मजदूरों की जिंदगी, क्या शहरों में आते ही काम मिल जाता था? नहीं, मुश्किल था। बहुत भीड़ थी शहरों में काम की तलाश में। नौकरी अक्सर जान पहचान या रिश्तेदारी से मिलती थी। तो बेरोजगारी भी काफी रही होगी। बहुत, खासकर जब मौसम वाला काम खत्म हो जाता था। और फिर वो नेपोलियन वाले युद्ध हुए ना, उस दौरान महंगाई इतनी बढ़ी कि मजदूरों की असली कमाई तो घट गई। तकनीक से भी तो डरते होंगे मजदूर, जैसे वो स्पिनिंग जेनी मशीन आई थी। हाँ, डरते थे। उन्हें लगता था कि मशीनें उनका काम छीन लेंगी, और इसीलिए उन्होंने कई बार नई मशीनों पर हमले भी किए। उन्हें लगता था यही उनकी बेरोजगारी का कारण है। ये तो हुई ब्रिटेन की बात। अब जरा भारत की तरफ देखें। उस वक्त तो भारत का कपड़ा दुनिया भर में मशहूर था। हाँ, मशीन युग से पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत के रेशमी और सूती कपड़ों का दबदबा था। क्या क्वालिटी थी! सूरत, हुगली जैसे बंदरगाहों से खूब व्यापार होता था। भारतीय व्यापारी, बैंकर सब इस नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन फिर यूरोपीय कंपनियां आ गईं, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, 1750 के दशक के बाद उनकी ताकत बढ़ने लगी। उन्होंने धीरे धीरे व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया। पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी। और इसका असर पुराने बंदरगाहों पर पड़ा होगा, सूरत, हुगली पर। बुरी तरह पड़ा। वो कमजोर होते गए और उनकी जगह बंबई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह उभरे, जिन पर यूरोपियन कंपनियों का नियंत्रण था। सारा व्यापार का रुख ही बदल गया। और बुनकरों का क्या हुआ? कंपनी ने उनके साथ क्या किया? कंपनी ने बुनकरों पर सीधा कंट्रोल करने के लिए गुमाश्ते रखे। ये कंपनी के एजेंट होते थे। अच्छा, गुमाश्ते ये क्या करते थे? ये बुनकरों को पेशगी देते थे, एडवांस लोन। और फिर बुनकर मजबूर हो जाते थे कि वो अपना बनाया कपड़ा सिर्फ कंपनी को ही बेचे, वो भी कंपनी की तय की हुई कम कीमत पर, कोई मोल भाव नहीं। मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया। हाँ, काफी हद तक। और ये गुमाश्ते अक्सर बाहर के होते थे। उनका रवैया भी बड़ा रूखा होता था। कभी कभी तो सजा भी देते थे।
नतीजा ये हुआ कि बहुत से बुनकर या तो गांव छोड़कर चले गए या फिर खेतीहर मजदूर बन गए। कितना दुखद है। और फिर ऊपर से ब्रिटेन की मिलों का सस्ता कपड़ा भी आने लगा होगा। हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में तो बाजार पट गया मैनचेस्टर के बने कपड़े से। भारत का जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो तो गया ही, यहाँ का लोकल मार्केट भी सिकुड़ने लगा। और फिर वो अमेरिका वाला गृह युद्ध, उससे भी कुछ असर हुआ? हाँ, उससे ये हुआ कि अमेरिका से ब्रिटेन को कपास मिलना कम हो गया, तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा कपास मंगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ कच्चे कपास की कीमतें आसमान छूने लगी। बुनकरों के लिए कच्चा माल खरीदना ही मुश्किल हो गया, दोहरी मार पड़ी उन पर। लेकिन क्या इसी मुश्किल दौर में भारत में भी नई फैक्ट्रियां लगनी शुरू नहीं हुई? हाँ, ये भी हुआ। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी, फिर बंगाल में जूट मिलें खुली, कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास में भी मिलें लगने लगी। इसमें भारतीय उद्योगपति भी थे? हाँ, कुछ शुरुआती उद्यमी थे जैसे जमशेदजी टाटा, जमशेदजी जीजी भॉय, सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर। इन्होंने चीन के साथ व्यापार वगैरह से पैसा कमाया था और वो पैसा फिर इन्होंने उद्योगों में लगाया। लेकिन क्या ये पूरी तरह भारतीय कंट्रोल में थे? नहीं, ज्यादातर बड़े उद्योगों पर यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों का ही दबदबा था। वो पूंजी जुटाती थीं, प्रबंधन देखती थीं। भारतीय उद्योगपतियों को अक्सर फाइनेंस वगैरह में ही भूमिका मिलती थी। इन मिलों में मजदूर कहाँ से आते थे? ज्यादातर आसपास के जिलों या गांवों से काम की तलाश में शहरों में आते थे। और काम मिलता कैसे था? क्या आसान था? यहां भी मुश्किल थी। एक अहम कड़ी होती थी जॉबर, जिसे सरदार या मिस्त्री भी कहते थे। ये पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी होता था। अच्छा, तो ये जॉब दिलाने में मदद करता था? हाँ, वो गांव से लोगों को लाता था, शहर में उन्हें जमने में मदद करता था, जरूरत पड़ने पर पैसे भी देता था। लेकिन धीरे धीरे ये जॉबर भी अपनी ताकत का फायदा उठाने लगे, मदद के बदले पैसे मांगने लगे, मजदूरों पर अपना दबदबा बनाने लगे। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये शुरुआती भारतीय मिलें क्या बना रही थीं? क्या वो सीधे मैनचेस्टर से मुकाबला कर रही थीं? शुरू में नहीं, वो होशियारी से काम कर रहे थे। वो मोटा सूती धागा बनाते थे, जिसकी जरूरत या तो भारत के हथकरघों को थी या फिर वो चीन को एक्सपोर्ट होता था। मैनचेस्टर वाले महीन कपड़े से सीधी टक्कर नहीं ली। लेकिन फिर कुछ बदलाव आया, स्वदेशी आंदोलन का जिक्र आता है। हाँ, स्वदेशी आंदोलन से एक माहौल बना कि भारतीय चीजें इस्तेमाल करो। इससे भारतीय मिलों को थोड़ा बल मिला। और फिर बड़ा मोड़ आया पहले विश्व युद्ध से। युद्ध से कैसे फायदा हुआ? देखिए, युद्ध के दौरान ब्रिटेन का सारा ध्यान तो लड़ाई पर था। मैनचेस्टर से कपड़े का आयात एकदम कम हो गया, तो भारतीय मिलों के लिए पूरा घरेलू बाजार खुल गया। और उन्हें सेना के ऑर्डर भी मिले होंगे। हाँ, बिल्कुल। सेना के लिए वर्दी का कपड़ा, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़ों की काठी, बहुत कुछ भारतीय फैक्ट्रियों ने बनाया। युद्ध ने भारतीय उद्योगों को एकदम से बड़ा बूस्ट दिया और युद्ध के बाद मैनचेस्टर कभी अपनी पुरानी वाली स्थिति हासिल नहीं कर पाया भारत में। लेकिन एक बात और है, इतनी फैक्ट्रियां लगने के बाद भी क्या छोटे पैमाने का उत्पादन, खासकर हथकरघा, पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, यही तो खास बात है। वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि 20वीं सदी में हथकरघा उत्पादन कम होने के बजाय बढ़ा। अरे, ये कैसे हुआ? दो मुख्य कारण थे। एक तो नई तकनीक आई हथकरघों में भी, जैसे वो फ्लाई शटल वाले करघे आए, इनसे उत्पादन तेज हो गया। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा ये कि हथकरघे वाले ज्यादातर महीन कपड़ा बनाते थे, खास किस्म की साड़ियां या लुंगियां, जिनकी नकल मिलें आसानी से नहीं कर सकती थी। तो मिलों और हथकरघों के बीच एक तरह का बाजार बढ़ गया था। यानी दोनों साथ साथ चल रहे थे। और इन सब नए उत्पादों के लिए बाजार बनाने में विज्ञापनों का क्या रोल था? अरे, बहुत बड़ा रोल था। विज्ञापन जरूरी हो गए थे। जैसे मैनचेस्टर वाले अपने कपड़े के थान पर लेबल लगाते थे, मेड इन मैनचेस्टर। ये क्वालिटी की गारंटी माना जाता था। लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। और भारतीय निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने भी विज्ञापन अपनाए, बल्कि बड़े दिलचस्प तरीके से। वो अपने लेबलों पर, कैलेंडरों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापते थे, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण, विष्णु। अच्छा, ताकि लोगों को लगे कि ये अपना है, भरोसेमंद है। हाँ बिल्कुल, देवताओं का आशीर्वाद है जैसे। कभी कभी महाराजा रंजीत सिंह जैसे राजाओं की तस्वीरें भी होती थी। और जब स्वदेशी का माहौल बना तो विज्ञापनों में सीधे सीधे राष्ट्रवादी संदेश भी दिए जाने लगे। स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ। तो कुल मिलाकर ये औद्योगिकरण की कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों और मशीनों की सीधी जीत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तकनीक, ग्लोबलाइजेशन, उपनिवेशवाद, कारीगरी का लचीलापन और मार्केट बनाने की नई नई तरकीबों का मतलब एक बहुत ही मिला जुला जटिल सा तानावाना है। बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे पैमाने का उत्पादन भी इसकी एक अहम सच्चाई बना रहा है।
हाँ, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि उस दौर की विरासत आज भी हमारे आसपास कैसे मौजूद है ना? बड़े कारखाने और छोटे कारोबार का साथ-साथ चलना या फिर वैश्विक सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता। बिल्कुल। और कैसे विज्ञापन आज भी हमारी जरूरतें और इच्छाएं घड़ते रहते हैं। ये सब उसी